हेलो बच्चों, आज हमारा पाठ है हिंदी में प्रकृति से सीख। बच्चों, इस पाठ को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सन 2018 में, जब वे मसोबरा शिमला में गए थे, दिल्ली में उसमें गए थे, हिमाचल में, तो उस समय उन्होंने वहाँ पर जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, उसके बारे में उन्होंने ये संस्मरण लिखा है। वे कहते हैं कि 25 मई 2018 को जब मैं मशोबरा में था तो मैं जल्दी उठकर उस दिन अपने पोती पोती के साथ सैर के लिए 5 बजे शिमला जल संग्रहण क्षेत्र और वन्य जीव क्षेत्र अभयारण्य की ओर निकला। मैं पिछले 5 दिनों से मशोबरा में ठहरा हुआ था और यह अभयारण्य मशोबरा में से बाहर निकलते ही सामने है। शिमला पक्षी विहार बहुत शहर से नज़दीक है, लेकिन शहर के स्वरूप से बहुत दूर भी है। इसकी परिकल्पना एक वन के रूप में की गई है। सोचा गया था कि यहाँ फूल पौधे होंगे और शिमला के लिए एक बड़ा जल स्रोत तैयार हो जाएगा। यहाँ आकर मैं प्रकृति की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। यहाँ मैंने छिपकर पक्षियों की आवाज़ सुनी, उनके कई प्रकार की चिड़ियाँ देखी और उनकी अनेक जीव जंतुओं की सुंदरता देखी और सीधे तनकर खड़े हुए पेड़ देखे और यहाँ मैंने प्रकृति का एक विशाल ही रूप देखा। बच्चों, यहाँ प्रकृति यहाँ के लोगों का ऐसे भरण पोषण करती है जैसे कोई माँ अपनी संतान का भरण पोषण करती है, और हम प्रकृति हमें प्यार करती है और हम प्रकृति से प्यार करते हैं। तो बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी साधारण सी यात्रा में कभी कभी एक ऐसा विचार बन जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही विचार मेरे मन में भी आया और मैं सोच रहा था कि प्रकृति किस प्रकार से हमारा भरण पोषण करती है और हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रकृति एक संसाधन के रूप में, स्रोत के रूप में, मित्र के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें आने वाली पीढ़ियों के प्रति, अपनी संतान के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास है। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी और 2022 में हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि महत्वपूर्ण अवसरों पर देश में अनेक सार्थक योजनाएं आरंभ की जाती हैं। सन 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय का भारत कैसा होगा। सन 2069 में जब गांधी जी की 200वीं जयंती मना रहे होंगे उस समय का भारत कैसा होगा। हमारे पास इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन सामाजिक, बौद्धिक और प्रकृति एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में आज की पीढ़ी जो कुछ भी निवेश कर रही है उसी पर हमारे इन सवालों का जवाब निर्भर है। हम लोग ही यह तय करेंगे कि अगले 25 से 50 वर्षों में इस भारत का निर्माण करने वाले लोगों के पास कैसी ताकत और क्षमता होगी। हम लोग ही यह तय करेंगे कि हजारों हजार वर्षों से जो नदियाँ, जो पहाड़, जो जंगल हमें इस प्रकृति ने अपनी पूरी भव्यता में उपलब्ध कराए हैं, वे नदियाँ, वे वहीं पहाड़ और जंगल क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी भव्य रूप में उपलब्ध रह पाएंगे या मिलेंगे। हमने बहुत तरक्की की है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ ऐसा है जो प्राप्त किया जाना बाकी है। जैसे कोई समाज विकसित होता है, वैसे वैसे उसके लक्ष्य की भी सटीक और सख्त होते जाते हैं, निश्चित होते जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में गौरव का यह भाव मौजूद है। यहाँ के स्कूलों में बेटे बेटियों की शिक्षा के लिए उनको स्कूल तक पहुँचाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति की गई। दूसरे राज्य भी हैं जिन्होंने स्कूली बच्चों के दाखिले के मामले में सराहनीय प्रगति की है, लेकिन अगला हमारा लक्ष्य स्कूलों के नामांकन से आगे शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर होना चाहिए। हमारे बच्चे कक्षा तक पहुँच तो रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर वे कितना कुछ सीख पा रहे हैं, कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, आने वाले नए औद्योगिक युग के लिए हम उन्हें कितना तैयार कर पा रहे हैं। ये सब ऐसे सवाल हैं जो हर माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम सोचें कि जिस प्रकार से स्कूलों का प्रचार स्थानीय स्थान पर हो रहा है, क्या उसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा भी जनता के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। ये सभी मुद्दे समाधान चाहते हैं। हर भारतीय के लिए हमें इन मुद्दों से जूझना होगा और ऐसा करते हुए अब क्षेत्र के आधार पर या धर्म के आधार पर
भेदभाव को हमें नहीं फटकने देना है। ये सुविधाएं हम सबको देनी होगी, चाहे वे हमारे किसान मजदूर हो, भाई बहन हो, या उद्योगों से जुड़े अन्य लोग हों। सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, सबके लिए ये मिलनी चाहिए। यहाँ पर प्रकृति भी हमें एक संदेश देती है कि जिस प्राकृतिक क्षेत्र में मैं आज गया था, वहाँ एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी कि प्रकृति यहाँ सभी के लिए जल उपलब्ध कराती है, यहाँ के पेड़ सभी को छाया देते हैं, यहाँ की साफ हवा सभी को पोषण देती है। भाईचारा करना तो मानव प्रकृति के स्वभाव में है। जो कुछ भी हम एक समाज के रूप में करते हैं, वह सब करते हुए हमें उसी करुणा को, भाईचारे को, मानवीयता को और परस्पर गरिमा को, सम्मान के भाव को अपनी आशाओं में और भारत के प्रति अपने सपनों में शामिल करना होगा। इन सबके मूल में मेल मिलाप की भावना है, सबको एक सूत्र में पिरोने वाली भावना है। प्रकृति हमें एक दूसरे पर निर्भरता सिखाती है। मधुमक्खी को पोषण फूल से मिलता है, जल सभी जीवों की प्यास बुझाता है, और वृक्ष पक्षियों एवं जीव जंतुओं का स्वागत बाप प्रसार करते हैं। मेल मिलाप में, एकात्मकता में एक प्रकार का संगीत महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ईश्वरीय बंधन है। इन सब के बीच जीवधारी चाहे छोटा हो या बड़ा, शांत हो या शोर मचाने वाला, सभी को मिलजुल कर साथ साथ पुष्पित पल्लवित होने देती है हमारी प्रकृति। यह आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। मानव जाति को भी प्रकृति से यह गुण सीखना चाहिए। भारत को प्रकृति से अनुपम वरदान मिला है, इसलिए आइए हम सब मिलकर उस एकात्मता को और हर एक व्यक्ति को अपनी यह आकांक्षा पूरी करने, अपने सपनों और अपने भाग्य के लिखे को पूरा करने में सहायक बने। हमें इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देना होगा। भारत का ऋण है हमारे ऊपर, हमें अपने इस वर्तमान का ऋण चुकाना है। आइए धरती माँ का, प्रकृति का यह ऋण उतार कर हम। धन्यवाद।